शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल मुस्तर किस्त नंबर 3। आपका कहना सच था मलक साहब, वो लड़की जाप से निकाले जाने पर वाकई पुरसकून होकर नहीं बैठी। मतलब मलक सुल्तान ने बुने चुकाते हुए सवालिया नज़रों से टेबल की दूसरी जानब खड़े अहमद सियाल को देखा। मतलब वो इस बार बहुत लंबी उड़ान भरने का सोच रही है। क्या बकवास कर रहे हो सियाल, साफ और सीधी बात करो। मलक साहब अहमद सियाल के पहलुओं से तंग आकर नागवारी से बोले, मोहतशम इब्राहिम को जानते हैं ना आप? मोहतशम इब्राहिम वो पुरसोच अंदाज में बोले, जी मोहतशम इब्राहिम जो हाशिम अब्बासी का कज़न और साला है वो। मलक सुल्तान याद आने पर इस्तफ़हामिया बोले, जी बिल्कुल, मगर वो हाशिम अब्बासी के कज़न और साले के अलावा साबिक़ कमिश्नर मरहूम सत्तर इब्राहिम का बेटा है, जो बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए 1.5 साल से सोल रिसोर्सेज में जॉइनिंग दे चुका है। हाँ तो ये कि नबीहा अब्बासी इसी सोल सर्वेंट्स मोहतशम इब्राहिम से कांटेक्ट में है। और तुम्हें कैसे पता चला? मलक साहब ने इसकी बात काट कर पूछा। मलक साहब, आप मुझे जितनी सैलरी देते हैं इसके बदले में अपनी जान भी दे सकता हूँ आपके लिए। ये तो बहुत मामूली सा काम था। वो फहरिया बोला, गुड्स किस किस्म का कांटेक्ट में है? वो आपके सिलसिले में मुहतशम इब्राहिम की मदद ले रही है, यानी कि सांप भी मारना चाहती है और लाठी भी सलामत रखना चाहती है। लेकिन वो क्या कर सकेगा इस केस में? वो खुद कोई एक्शन नहीं ले सकता, मगर अपने कॉन्टैक्ट्स तो यूज़ कर सकता है ना। अहमद सियाल ने पते की बात की, लेकिन कैसे कर रही है वो ये सब? मैंने फ़ारूक को अब्बासी हाउस के घर के आसपास रहने को और नबीहा के घर से निकलने पर उसे मुकम्मल फॉलो करने को कहा है, मगर फ़ारूक ने मुझे ऐसी किसी मुलाकात की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जी मलक साहब, ऐसी कोई मुलाकात हो भी नहीं पाई कि फ़ारूक आपको खबर देता। तो फिर? वह हैरान हुए। फिर ये कि मोहतरमा टेलीफोनिक राब्ते में है। तुमने ट्रैकर लगवाया है क्या इसके सेल पर? नहीं मलक साहब, सेल पर ट्रैकर नहीं लगवाया, बल्कि इसका ईमेल अकाउंट हैक कर रखा है। अभी 2 दिन पहले ही इसने अपने ईमेल आईडी से कुछ डॉक्यूमेंट्स मोहतशम इब्राहिम की आईडी पर सेंड किए हैं। चूँकि वो डॉक्यूमेंट्स लॉक थे, इसलिए मैं 2 दिन की कोशिश से भी ओपन नहीं कर पाया, लेकिन इतना जानता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स यकीनन वही सबूत हैं जिनको बड़े धड़ल्ले से आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी देती थी। तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? वो डॉक्यूमेंट्स तो मोहतशम इब्राहिम को मिल चुके होंगे अब तक। मलक साहब सख्त बेचैन नज़र आ रहे थे। वो चट्टानक भर की लड़की इस कदर शार्प माइंड है, वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब तक वो सब पूरे धड़ल्ले से सामना करती आई थी, और अब एकदम से पीठ पीछे वार को सुनकर मलक साहब वाकई परेशान हो चुके थे। आप परेशान मत हो मलक साहब, मैं मोहतशम इब्राहिम के अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं उसे सक्सेसफुल हुआ फौरी सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दूंगा। कितने कितने दिन में करोगे ये सब? वो बेकरारी से बोले, कुछ दिन लग जाएंगे मलक साहब। वो जिस फील्ड में है, इस फील्ड में बंदा अगर अपनी एक ईमानदार ऑफिसर हो तो वो किसी गाखी शिकारी कुत्ते से भी कम साबित नहीं होता। इसलिए मुझे हैकिंग में काफ़ी मेहनत करना पड़ रही है। जब तक तुम इसके अकाउंट पर रसाई हासिल करोगे, तब तक वो इन डॉक्यूमेंट्स को देख पढ़ और इन पर एक्शन लेने वालों तक पहुंचा भी चुका होगा। आपके ताल्लुकात किस दिन काम आएंगे मलक साहब? इस सारी सिचुएशन का बेहतरीन आपके ताल्लुकात किस दिन काम आएंगे मलक साहब? इस सारी सिचुएशन का बेहतरीन हल यही है कि आप इस मोहतशम इब्राहिम का कि ये बाजी इसी पर उल्ट दें। मतलब मलक साहब, पैसा लगेगा या फिर कुछ अरसा वो अपने ही केस में मसरूफ़ रहेगा? कहना क्या चाह रहे हो सियाल? सीधे से कहो मलक साहब। आप अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके मोहतशम इब्राहिम पर करप्शन का झूठा केस बनवा दें। ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2-3 माह तो मसरूफ़ रहेगा, फिर देखी जाएगी। आइडिया बहुत बुरा नहीं है। इस आइडिया पर मेरा बहुत सा पैसा बर्बाद होगा, जो इस लड़की की वजह से पहले भी बहुत हो चुका है, मगर मैं ये सब सूद समेत वसूल भी करूँगा तुमसे। नबीहा अब्बासी वो आहिस्तगी से बड़बड़ाए। हाशिम अब्बासी की बेटी होने की वजह से अब तक की छूट काफ़ी थी, मगर अब नहीं।
अब वो नहीं। मलक सुल्तान ने दिल में नबिहा अब्बासी से हम कलामी करते हुए बहुत गहरी प्लानिंग का मंसूबा बनाए का सोचा था। इनके स्पाट चेहरे पर बहुत खतरनाक अज़ाइम नज़र आ रहे थे। नबिहा अपनी कबट में घुसी खड़ी थी जब नौरीन मुलाजमा ने उसे हाशिम अब्बासी के बुलावे की खबर दी। वो अपनी चीज़ें समेटकर 10-15 मिनट बाद हाशिम अब्बासी के बात सुनने इनके कमरे में चली आई। राना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने हाथों पर लोशन का मसाज कर रही थी और हाशिम अब्बासी ग्लासेस लगाने बेड पर टेक लगाकर बैठे कोई किताब पढ़ने में मगन थे। बाबा आपने बुलाया? वो पास आकर बोली। बैठो बेटा। हाशिम अब्बासी ने किताब बंद करके साइड पर रखी और ग्लासेस उतारते हुए नबिहा को अपने सामने बैठने को कहा। जी वो बैठकर सवालिया नज़रों से बाप को देखने लगी। नबीहा बेटा, मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द तुम्हारी रुखसती कर दूँ। इस सिलसिले में मलक से भी मेरी बात हो चुकी है। उसे और उल्हान को कोई इतराज़ नहीं, वो लोग खुद भी यही चाहते हैं। इसीलिए मैं अगले माह तक सोच रहा था, मगर राना से बात की तो वो ये कह रही हैं कि नेक्स्ट मंथ से हारून और मूसा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। इसीलिए अगर इसी माह के एंड की कोई डेट फाइनल कर ली जाए तो मुनासिब रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा इतनी जल्दी क्या है? वो गुफ्तगी से बाप को देखती बोली। जल्दी नहीं है ये बेटा, 6 माह पहले तुम्हारा निकाह हो चुका है और किसी भी रिलेशन को अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना अर्सा काफ़ी होता है। मैं भी यही चाहता हूँ मैं हैरियत से जल्द अज जल्द अपने फ़र्ज़ से सबकदोश हो जाऊँ। बेटी एक हो या ज़्यादा, माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में उसे महफूज हाथों में सौंप जाएं। और जब से मुझे ये हार्ट प्रॉब्लम हुआ है मैं तुम्हारी तरफ से फ़िक्रमंद हूँ गया हूँ। हारून और मूसा तो लड़के हैं, वो खुद को हर तरह के हालात में एडजस्ट कर लेंगे, मगर तुम। बाबा प्लीज़ आप इस तरह से मत कहें। वो रुहासी हुई। ये तो कानून कुदरत है मेरी जान, हम सबको लौट कर जाना है एक ना एक दिन। हाशिम वासी ने बेटी के अफसरदा चेहरे को देखकर इसका हाथ थामा। तुम जानती हो मैंने किसी भी मामले में तुम पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं की, अब भी नहीं करना चाहता। मेरी बेटी की खुशी और मर्ज़ी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम जो चाहोगी मैं वही होगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है बाबा, जैसे आप। आपकी मर्ज़ी। नबीहा ने खुद को आहिस्तगी से कहते सुना। दैट्स ग्रेट माई लिटल डॉल। हाशिम बासी ने मुस्कुराते हुए बेटी को साथ लगाकर सर पर बोसा दिया। नबीहा ने भी खुद को ढीला छोड़ते हुए बाप के हाथ चूमे और उठकर कमरे से निकल गई। आज काफ़ी अरसे बाद बाप बेटी में ये मोहब्बत देखने को मिली थी, वरना सुंबल अब्बासी के बाद नबीहा काफ़ी रेज रूड हो गई थी। नबीहा की रजामंदी के बाद इसी महीने की 25 तारीख रखी गई थी। रुखसती की चूँकि निकाह पहले हो चुका था, इसीलिए कंबाइंड फंक्शन में ही मेहंदी और अगले दिन रुखसती और वलीमा एक साथ अरेंज किया गया था। मलक हाउस में मलक सुल्तान की दोनों बेटियां अपने बच्चों समेत आ चुकी थीं और खूब हल्ले गुल्ले में मलक हाउस के इकलौते फर्जंद की शादी की तैयारियां हो रही थी। दूसरी तरफ नबीहा की अदम दिलचस्पी को देखते हुए हाशिम अब्बासी के कहने पर राना ने शादी की सारी तैयारी का ज़िम्मा अपने सर ले लिया था। यूँ दोनों घरानों में शादी की तैयारियां अरूज पर थी। इस सारे प्रोसेस में अल्हान मलक की भतीसी थी कि अंदर नहीं जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ नबिहा अब्बासी हंसने वाली बात पर भी हंस नहीं पा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी और कन्फ्यूजन में लिए हुए थी। हालांकि वो कंफ्यूज होने वालों में से नहीं बल्कि कंफ्यूज करने वालों में से थी। फिर भी परेशान सी थी। शादी के दिन करीब से करीब आते जा रहे थे और वो अपनी इसी परेशानी को कोई नाम भी नहीं दे पा रही थी। मलिक साहब, आप सब जानते हुए भी ये शादी होने दे रहे हैं? अहमद सियाल ने सगार के कश लगाते हुए मलिक सुल्तान के सपाट चेहरे को देखते हुए पूछा था। वो दोनों इस वक्त मलिक इंडस्ट्रीज़ में मलिक सुल्तान के ऑफिस में मौजूद थे। निकाह हो चुका है सियाल, वो आहिस्तगी से बोले। निकाह ख़त्म भी तो हो सकता है मलिक साहब, शादी भी तो ख़त्म हो सकती है अहमद सियाल। उन्होंने मुंह से धुआं निकालते हुए पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जब सब ख़त्म ही करना है तो फिर इस खड़ाक का मकसद? अहमद सियाल गुफ्तगी से बोला। मकसद है सियाल, बहुत ख़ास मकसद है।
अहमद सियाल की सवालिया नज़रों पर वो जूस का घूंट भरकर हल्का सा हंस दिए। तुम जानते हो मैं सब कुछ बेहतरीन प्लानिंग से के थ्रू करता हूँ, जिससे कम से कम मेरे अपनों को तकलीफ़ ना हो। जी, अहमद सियाल ने इस बात में सर हिलाया। वो लड़की मेरे इकलौते बेटे की खुशी है सियाल, और मैं चाहता हूँ वो अपनी खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट कर ले। इसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। आप जानते हैं मलिक साहब, अल्हान साहब, आप अल्हान साहब नबीहा अब्बासी को सिर्फ पसंद ही नहीं करते बल्कि मोहब्बत करते हैं, और इसी मोहब्बत की ताकत से उन्होंने आपसे इस लड़की के निकाह की ज़िद मनवा ली जिसे आप सह नापसंद करते थे। फिर जब इनकी मोहब्बत मनकूहा से बीवी बन जाएगी तो वो क्यों कर उसे छोड़ेंगे। वो अभी भी अनजान और परेशान था। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क के सबब सानवी बातें हैं सियाल। असल ज़िंदगी में इन सब हरफ़ात के लिए किसी के पास वक़्त नहीं होता। दूर के दोस्त सभी के सुहाने मालूम होते हैं सियाल। रोहन से अभी वो लड़की सिर मनकूहा है, इसीलिए अट्रैक्टिव है। जब बीवी बन जाएगी तो सारी अट्रैक्शन चंद रातों के नशे में उतर जाएगी, समझा करो। वो आंख दबाकर बोले। ओ मलिक सुल्तान की बात की गहराई को समझते हुए अहमद सियाल ने पुरसकून सांस खारिज की। और फिर मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, वो फ़ख्र और गुरूर से बोले थे। मुझे कोई शक नहीं मलिक साहब आपकी काबिलियत पर। मलिक सुल्तान के चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट देखकर अहमद सियाल खुद भी मकरूह हंसी हंस लिया। हाल अल्हान ऑफिस से थका हारा घर आया था और लाउंज में व्हील चेयर पर बैठे मलिक सुल्तान पर नज़र पड़ते ही इसकी थकन कई गुना बढ़ चुकी थी। वह छोटे छोटे कदम उठाता इन तक आया और आहिस्तगी से सलाम किया, जिसे मलिक साहब सुल्तान व मुश्किल सुन पाए। कैसे हो? सलाम का जवाब देकर उन्होंने बेटे के थके चेहरे को देखते हुए अटक कर पूछा। इनके अटकने की वजह लकवा था जो इनके मुंह का जाविया बिगाड़ चुका था, जिसकी वजह से वो अटक अटक कर मुश्किल बात मुकम्मल कर पाते थे। कैसा हो सकता हूँ? वो शकस्तगी से कहता उल्टा इन्हीं से सवाल पूछता सोफे पर बैठ गया। मैं चाय लाती हूँ। अबीरा जानती थी अब वो बाप बेटा बैठकर माजी की गलतियों को याद करेंगे, इसलिए वो वहाँ से उठ आई थी, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ बैठकर अपने महबूब शोहर को किसी और औरत के लिए पछताते और तड़पते देखे। वो औरत जो उसके शोहर की पहली और शायद आखिरी मोहब्बत थी, वो औरत जो इसकी मनकूहा और मनकूहा से बीवी बनी, और वो औरत जिसे वो अपनों हाथों ही गंवा बैठा था। वो हम सफ़र था मगर इससे हम नवा ही ना थी कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई ना थी। वो रॉकिंग चेयर पर झूलती न जाने किन सोचों में डूबी ये गीत सुन रही थी जब किसी ने क्लिक की बटन के साथ आवाज़ से गाना बंद किया। हर तरफ खामोशी छा जाने पर नबीहा होश में आती सीधी हुई और कुछ फासले पर खड़े मोहतशम को अपनी तरफ देखते पाया। शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलकर टाई को ढीला किया गया और शर्ट के बाजुओं को कोने तक फोल्ड करके रखा रखा था। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो थका सा खड़ा सा उसे ही देख रहा था। नबीहा इसकी आंखों में नजर आती हुस्न को नज़रअंदाज करती इस्तकाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुद को नॉर्मल करती वो मुस्कुरा कर रूटीनी लहजे में बोली। मोहतशम इसकी बात का जवाब दिए बगैर दाएं जानब लगे सोफे पर बैठकर शूज उतारने लगा। घर में सब कैसे थे? चाय लाऊं आपके लिए? वो फिर से पास आकर बोली। मुस्तशम ने खामोशी से शूज़ और जुराबें उतारने के बाद दोनों चीज़ें उठाई और ड्रेसिंग रूम चला गया। पीछे नबीहा इसकी पुश्त को देखती खुद को कोस रही थी कि जब जी भरकर खुद को मलामत कर ली तो मोहतशम के लिए चाय लेने कमरे से निकल गई। मोहतशम नहाकर बाहर निकला तो नबीहा कमरे में नहीं थी और वो बालों को टावल से रगड़ता बैठ के इसी साइड की तरफ आया जिस तरफ नबीहा सोती थी। इसने झुककर साइड टेबल पर औंधी पड़ी डायरी उठाई और खुले सफ़ात पर नबीहा की राइटिंग में नज़म पढ़ने लगा। कहीं मेहरबान बेहिसाब है ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। नबीहा जब चाय लिए वापस कमरे में दाखिल हुई तो मोहतशम को बेड के पास अपनी पर्सनल डायरी को हाथ में लिए पढ़ते पाया।
उसे ना तो कोई हैरत हुई और ना ही गुस्सा आया। वो जानती थी इस शख्स के सामने इसका कुछ भी प्रश्न नहीं था। वो एक खुली किताब की मानींद थी जिसे हर सफ़े को पढ़ चुका था। इसने ट्रे टेबल पर रख कर आहिस्तगी से मोहतशम को पुकारा। मोहतशम, आपकी चाय ठंडी हो रही है। मोहतशम इसकी आवाज़ पर चौंका, डायरी वापस लाकर पलटा और आईने के सामने जाकर बाल बनाने लगा। चाय ठंडी हो रही है। नबीहा ने वहीं खड़े खड़े मोहतशम के आईने में नजर आते अक्स को देखकर बुलंद आवाज़ में कहा, जो पिछले 3 मिनट से एक ही जगह ब्रश किया जा रहा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्द खुशी का कोई ना कोई बहाना जवाज़ ढूंढ ही लेता है। ये औरत ही होती है जो एक ही मर्द के पीछे रो रो कर सारी ज़िंदगी गुजार देती है। मोहतशम की संजीदगी से कही गई बात नबीहा को बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी थी, बल्कि वो मुस्कुराते हुए इस तक आई, और मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्द छोड़ने में जल्दी करता है और सारी ज़िंदगी पछताता है, पर औरत नहीं छोड़ती, लेकिन जब छोड़ देती है तो कभी पछताती नहीं है। मोहतशम इसकी बात पर एक उछलती नज़र इसके मुस्कुराते चेहरे पर डालकर सोफ़े की तरफ बढ़ गया। घर में सब कैसे थे? वो मुस्कुराहट ज़ब्त करती सोफ़े पर बैठे मोहतशम के सामने आकर टेबल पर बैठी। तहरीर पढ़ने लगा। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब अभी क्या किताब है, कहीं एक हंसी ख्वाब है, कहीं रत जगहों के अजाब है। खुद कभी पा लिया, कभी खो लिया, कभी गा लिया, कभी रो लिया। कहीं रहमतों की हैं बारिशें, कहीं तिश्गनी बेहिसाब है। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब अभी क्या किताब है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है, कहीं छीन लेती है हर खुशी। मोहतशम ने भी कोई जवाब दिए बिना कप उठाकर मुंह को लगाया और चाय के छोटे छोटे सिप लेने लगा। नबीहा मुस्कुराहट दबाए मुसलसल उसे ही तके जा रही थी। 4-5 सिप लेने के बाद मोहतशम ने कप वापस ट्रे में रखा और नबीहा को मुस्कुराहट छुपाते गुलाबी चेहरे को देखा। किससे नज़र लगाना चाहती हो, मुझे या चाय को के कप को? वो संजीदगी से बोला। इसकी बात पर नबीहा की ज़ब्त की गई हंसी मुस्कुराहट खुलकर चेहरे पर बिखर गई। चाय मुझे पसंद नहीं, इसीलिए नज़र लगाने के लिए आप हैं। वो शरारती अंदाज में रुकी और मोहतशम के संजीदा चेहरे को देखा। और आप मुझे पसंद हैं, मगर नज़र फिर भी नहीं लगेगी। क्यों? संजीदगी से पूछा गया। क्योंकि मोहब्बत से देखने वाली नज़र कभी नहीं लगती, और अगर लग जाए तो? नहीं लगती ना मोहतशम, वो मासूमियत अमीज़ बेजारी से बोली। लेकिन मेरी तो लग गई थी। वो आहिस्तगी से बड़बड़ाया। किससे? तुम्हें? नहीं लगती ना, और ना ही लगी थी, लग गई थी दिया। वो ट्रांस में बोला, यूं जैसे होश में ना हो। कहीं भंग तो नहीं पिया कर आए आज? बिहा ने आंखों को सकेड़ कर मशकूक अंदाज से घूरा। इसके घूरने पर मोहतशम की संजीदगी मुस्कुराहट में डाल गई। तुम्हारे होते हुए मुझे भांग की क्या ज़रूरत? तुम तो बिना भांग के ही मुझे मदहू नबीहा ने बा आवाज़ बुलंद कहकर उसके होंठों पर हाथ रख दिए। इसकी हरकत पर मोहतशम ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ पर मौजूद इसका हाथ थामा और आहिस्तगी से आई लव यू कहते हुए लब इसके हथेली पर रख दिए। आई लव यू टू। नबीहा ने भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देकर अपना सर मोहतशम के झुके सर से टिका दिया। तुम चलो तो सही 2 कदम हाथ मेरा हाथ थाम कर तुम चलो तो सही 2 कदम हाथ मेरा हाथ थाम कर, मुख्तसर सफ़र को मंजिल ना बना दूँ तो कहना। माज़ी। नबीहा ने खुद को पास मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स मोहतशम इब्राहिम को मेल कर दी थी, मगर आज पूरे 20 दिन हो चुके थे और मोहतशम ने उसे कुछ भी नहीं बताया था कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को देख चुका है कि नहीं, या फिर क्या सोचा है इसने। वो क्या करेगा इस मामले में? शादी के दिन करीब आते जा रहे थे और नबीहा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी वो मलक हाउस जाकर मोहतशम से रब्ता नहीं कर पाएगी, इसलिए यहीं से उस काम को कैसे किनारे लगाना था वो खूब सोच विचार के बाद नबीहा ने सेल उठाया
और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर मोहतशम इब्राहिम के सेव किए नंबर पर कॉल मिलाई। मोहतशम ड्राइविंग कर रहा था जब डिशबोर्ड पर पड़ा इसका सेल वाइब्रेट हुआ। एक हाथ स्टीयरिंग पर जमा कर दूसरे हाथ से सेल उठाया और स्क्रीन पर नग चिड़ी के अल्फाज जगमगाते देखकर इसने मुस्कुराते हुए कॉल ओके की। अस्सलाम वालेकुम, मोहतशम इब्राहिम स्पीकिंग। इसने मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से अपने मखसूस लहजे में कहा, वालेकुम सलाम, मैं नबीहा अब्बासी बात कर रही हूँ। जी जी मिस नबीहा, कहिए कैसी हैं आप, और मुझे यानी कि अपने दूर के रिश्तेदार को कैसे याद किया? क्या हम संजीदगी से बात कर सकते हैं? नबीहा ने इसकी गैर संजीदगी पर गुस्सा दबाते हुए तम्मल से कहा, बिल्कुल, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं, आप कहीं, मैं सुन रहा हूँ। वो चेहरे पर संजीदगी तारी करता संजीदगी से बोला, मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे। जी, आपने देख चुका हूँ। फिर से मुख्तसर जवाब आया, तो अब आगे क्या करने का सोचा है आपने? मिस नबिहा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मैं इन्हें अच्छी तरह से देख चुका हूँ। और वो बेचैनी से बोली, और ये कि वो डॉक्यूमेंट्स, वो सबूत किसी भी पावरफुल इंडस्ट्रियल या बिजनेसमैन पर हाथ डालने के लिए नाकाफ़ी हैं। इन सबूतों की मदद से आप अखबार में तो चंद लाइनें लिख सकती हैं, लेकिन किसी भी सोर्स को यूज़ करते हुए मलक सुल्तान पर कोई केस नहीं चला सकती, क्योंकि इन सबूतों को चुटकियों में उड़ा दिया जाएगा। मैंने वो सबूत बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे मोहतशम इब्राहिम। वो रुहासी हुई, मैं जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार हैं, वो हेल्पफुल हैं, मगर इस तरह से नहीं कि इनकी बेस पर हम किसी मुजरम को इसके किए की सज़ा दिलवा सकें। तो फिर अब? मोहतशम की बात सुनकर वो अफसरदगी से बोली, फिर अब कुछ नहीं। वो कंधे उचकाकर बोला, आप भी कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। वो आहिस्तगी से बड़बड़ाई, मैं आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है मलिक सुल्तान से? जहाँ तक मेरे सुनने में आया है 10-15 दिन तक वो आपके ऑफिशियल फादर इन लॉर्ड डिक्लेयर होने वाले हैं। वो एक मुजरिम है। वो दांत पीस कर बोली, मुजरिम तो और भी बहुत से हैं हमारे इर्द गिर्द, क्या सबको सजा दिलवाना चाहती हैं? होंगे, लेकिन मेरा पहला टारगेट मलिक सुल्तान ही था, क्योंकि वह मेरे सामने बारहा अपने जुर्मों की तरतीब की बजाय तस्दीक कर चुके हैं। मेरी माँ ने तो छोड़ें ये सब और अपनी आने वाली लाइफ पर तवज्जो दें। ये हेर फेरियाँ, ये बेज़ब्तियाँ, गैर कानूनी धंधे, इट्स ऑल करप्शन। और हमारे मुल्क में हर दूसरा बंदा करप्ट है, चाहे वो कोई छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा। ये सब जुर्म हमारे यहाँ सरेआम किए जाते हैं, क्योंकि इनको करने वाले कोई छोटे मोटे दुकानदार नहीं होते जिन्हें मैं और आप 2-4 दिन में सलाखों के पीछे पहुँचा दें। ऐसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए टीम वर्क और मुकम्मल फोकस होती है। फिर कहीं जाकर कितनी महीनों और सालों की मेहनत के बाद हम इस काबिल हो पाते हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए इनके गिरबान तक जा सके। मोहतशम की इस लंबी सी तकरीर ने नबिहा को मज़ीद मायूस किया था। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, वो बेदिली से बोली। आप खफा हो गई हैं? नहीं नबिहा, मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन जो मुझसे हो सका मैं ज़रूर करूँगा। इस मामले में मुझे बहुत से लोगों की मदद दरकार होगी, और इन सब लोगों से मुलाकात के लिए वक्त चाहिए, जो फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स के अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स आ चुके हैं, और मैं इन ऑर्डर्स की भाग-दौड़ में लगा हूँ। जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं इस केस को लेकर मज़ीद सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करूँगा। जी, वो आहिस्तगी से बोली, मुझे अपनी शादी की इनविटेशन नहीं देंगी क्या? वो फिर से गैर संजीदा हुआ, जी आप ज़रूर आइएगा, मुझे खुशी होगी आपके आने से। वो मुस्कुराकर बोली, अगर मेरे आने से आपको वाक़ई खुशी होगी तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा। जी बिल्कुल, आप ज़रूर आइएगा, मैं फ़ोन रखती हूँ, फिर बात होगी। वो आहिस्तगी से कहती कॉल ड्रॉप कर गई। लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा, आखिर को नाकचिड़ी ने बज़ात खुद इनविटेशन दिया है। वो मुस्कुरा कर कहता गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, जो वो बात के दौरान साइड पर पार्क कर चुका था। नबीहा, आज तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस लेने जाना है, अल्हान से बात हुई थी मेरी,
तुम इसके साथ जाकर अपनी और इसकी पसंद से ले आना। राना ने नबीहा को कहा। जो बुक ले आना। राना ने कहा। जब बुक्स रैक्स के सामने खड़ी किताबें आगे पीछे कर रही थी। मेरी और इसकी चॉइस कभी भी एक नहीं रही है, इसलिए आप खुद ही ले आए जाकर। नबीहा, शादी तुम्हारी हो रही है और तुम हो के बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। लड़कियां तो अपनी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड होती हैं। मुझे इस किस्म की शॉपिंग से सख्त एलर्जी है। आप जानती हैं, जहाँ सारी शॉपिंग आपने की है तो ये भी खुद ही कर लें। वो बेजारी से बोली। शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है, नहीं? नबीहा, राना ने समझाना चाहा। ज़रूरी नहीं तो नहीं, कुछ लोगों की 2 बार भी तो हो जाती है, वो आम से अंदाज में बोली। काश के नबीहा को अंदाज़ा होता इसकी आम अंदाज में कही गई बात इसके ही सामने आने वाली है तो कभी भी ऐसी बात ना कहती, मगर इंसान को मालूम ही कब होता है कबूलियत के घड़ी का। नबीहा की बात पर राना ने एक मलामती नज़र इस पर डाली और सर झटकती इसके कमरे से बाहर निकल गई। वो जानती थी नबीहा को मना कर चुकी है तो अब कम अज़ कम कोई भी इंसानी ताकत उसे ब्राइडल ड्रेस लाने के लिए साथ नहीं ले जा सकती। पल्ला झपकते ही दिन गुजर गए थे और आज मेहंदी और मायन का फंक्शन था। सारी अरेंजमेंट आवासी हाउस के लॉन में की गई थी, जहां अल्हान मलिक की फैमिली ने मेहंदी लेकर आना था और फिर सारा फंक्शन यही किया जाना था। नबीहा अपने कमरे में ही थी जब हाशिम अब्बास इसके पास आए थे। मेरी बेटी का रुखसत हो रही है, मैंने सोचा कुछ देर हम बाप बेटी मिलकर बातें कर लेते हैं। वो अफसरदगी से कहते बेड पर नबीहा के सामने बैठे। बाप की बात पर नबीहा इन्हें देखती उदासी से मुस्कुरा दी। बाबा, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। बाबा की जान बाबा से ज़्यादा दूर नहीं होगी, इसलिए जब दिल चाहे तो वो मिलने आ जाया करेगी। हाशिम बासी ने मुस्कुराते हुए नबीहा से के हाथ थामे। बाप के लम्स पर वो रोते हुए इनके सीने से लग गई। चंद मिनट बाद हाशिम बासी ने इसकी पुश्त सहलाते हुए ज़ोर से लग किया और बाबा से इसके आंसू पोंछ डाले। Baba, I will really miss you. It's much difficult for me, तो it's not difficult my doll. चंद दिन टफ लगेगा, फिर सब सेट हो जाएगा। अल्हान बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखने वाला है। और मलक की तुम टेंशन ही मत लो, वो ऊपरी तुम पर गुस्सा करता है, वरना तुम मुझसे भी बहुत अजीज़ हो। वो तसल्ली देते मुस्कुराए। और मैं अपनी बेटी को तो जानता ही हूँ कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, जो मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। जो भी झगड़े वहाँ एक अच्छी बीवी और अच्छी बहू साबित होगी हूँ। वो प्यार से समझाते बिल्कुल एक माँ ही लग रहे थे। जी, नबिया ने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। और एक बात कौन सी? नबिया ने सारे नज़रों से बाप को मुस्कुराते चेहरे को देखा। मेरी बेटी को मुझसे शादी का कौन सा गिफ्ट चाहिए? आपकी दुआएं, वो फ़ौरन से बोली। वो तो हर लम्हा तुम्हारे साथ होंगी, बस फिर मुझे भी हर लम्हा आपकी दुआओं के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो हाँ एक अच्छी वो मोहब्बत से कहती इनके कंधे से लग गई। मेरी बेटी इतनी साबर कब से हुई, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो शरारत से बोले। हाँ हाँ, वो हुफ्की से इनके बाजू पर हाथ मारकर बोली। हमेशा खुश रहो मेरी जान। हाशिम अब्बासी ने मुस्कुराते हुए इसके गिर्द बाजू फैलाकर सर पर बोसा दिया। नबिया मगरिब की नमाज के साथ नफल पढ़कर फारग हुई थी जब नाक के राना अब्बासी इसके कमरे में दाखिल हुई। नबिया, ये तुम्हारा आज का ड्रेस है, जल्दी से पहन कर रेडी हो जाओ, ब्यूटिशियन आ रही है कुछ देर में। जय नबिया ने सर हिलाते हुए शॉपिंग बैग से ड्रेस निकाला। पीले रंग का खूबसूरत सा ड्रेस था जिस पर गोल्डन कलर का नफीस काम हुआ था। मैं ये पहनूंगी? वो शर्ट हाथ में पकड़े सवालिया नज़रों से राना को देखती हुई बोली। हाँ, ये तुम्हारे मेहंदी का ड्रेस है, तुम ये पहनोगी। इज़ देयर एनी इशू? पर मैं तो ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, आप जानती तो हैं। नबिया, जो तुम अब तक पहनती आई हो वो तुम्हारी बैचलर्स ड्रेसिंग थी, जीन्स और कुर्ता। अब तुम्हारी शादी हो रही है, लिहाजा तुम्हें अब ऐसी ही ड्रेसिंग करनी है, इसलिए
इस बात पर महज बहस नहीं होगी, मज़ीद बहस नहीं होगी। ये उठाओ जल्दी से और चेंज करो, मैं तब तक बाकी के इंतज़ामात देख लूँ। हूँ नबिहा ने नाक फुलाकर हूँ कहा और कपड़े उठाकर ड्रेसिंग रूम चली गई। पता नहीं कब लड़कियों वाले शौक़ पैदा होंगे इसमें। राना इसके नाक फुलाने पर मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। नबिहा चेंज करके वापस कमरे में आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को हालत लड़कियों की ड्रेसिंग में देखते हुए बोली हूँ, लग तो अच्छी रही हूँ वैसे। वो मुस्कुराकर दुपट्टे को सर पर सेट कर रही थी जब ना करके एक अल्ट्रा मॉडर्न गर्ल रूम में एंटर हुई। हाय नबिया, आई एम नाज़नीन। ओ आई प्लीज़। नबिया ने मुस्कुराकर उसे खुशामदीद कहा। आप रेडी हैं तो फिर मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। जी। नबिया ने सर हिलाकर खामोशी से आईने के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई। नाज़नीन ने अपनी महारत को इस्तेमाल करते हुए चंद ही मिनटों में उसे खूबसूरत से मेहंदी के मेकअप किया और चंद लफ्ज़ों में नबिहा की तारीफ़ करके अपना सामान समेटती कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद नबिहा ने खुद को आईने में देखा। इतनी हल्की फुल्की तैयारी से भी वो इस कदर बदल चुकी थी, नबिहा को खुद ही यकीन नहीं आ रहा था कि वह वाकई खुद ही है। वो खुद को देखती महबूब सी खड़ी थी जब राना अंदर आए। वाओ, लुकिंग सो प्रीटी। राना की तारीफ पर नबिहा ने शर्मा कर सर झुकाया था। सो स्वीट नबिहा। वो नबिहा की शर्मीली मुस्कान पर खिलकर मुस्कुराई। नबिहा का शर्माना राना के लिए यकीनन नया तजुर्बा ही था। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सी खुशियाँ से नवाजे, सदा खुश रहो। इसने नबिहा के कंधे पर हाथ रख कर दुआ दी। थैंक्स। ओह, रोना नहीं बिल्कुल भी। राना ने इसकी आंखों में झलमलाते पानी को देखकर कहा। नबिहा ने आंसू अंदर ही अंदर पीते हुए सर झुका दिया। बहुत प्यारी लग रही हो, खुदा नजरे बद से बचाए। अभी तुम कमरे में ही रहो, कुछ देर तक इल्हान की फैमिली आ जाएगी तो फिर तुम्हें बाहर लेकर जाएंगे। तब तक तुम कुछ खा पी लो, मैं खाना भिजवाती हूँ। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है अभी। श्योर हूँ। नबिहा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। चलो फिर मैं चलती हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। वो नबिहा के कंधे को प्यार से थपकती बाहर चली गई। नबिहा ने टिशू से आंखों में आई नमी को रगड़ा और छोटे छोटे कदम उठाती बेड पर आकर बैठ गई। इसकी ज़िंदगी उसे न जाने किस रोड ले जाने वाली थी। वो बैठकर इस बारे में सोचने लगी। नबिहा को कमरे में बैठे 1 घंटा होने वाला था मगर उसे बाहर ले जाने को कोई भी नहीं आया था। वो उकताकर उठती विंडो पैन के सामने आ खड़ी हुई जहाँ से लान का मुकम्मल नज़ारा इसके सामने था। अल्हान की फैमिली आ चुकी थी, शायद अभी अभी को ही आई थी, इसलिए सब अभी मिलमिला ही रहे थे। मेहंदी के गाने के बोल नबिहा के कानों में भी सुनाई दे रहे थे। वो उस अफसरदगी से खड़ी वहाँ मौजूद लड़के लड़कियों को देख रही थी जो सफ़ेद कपड़ों के साथ गले में पीले दुपट्टे डाले किसी गाने पर डांस करने को तैयार खड़े थे। वो पलट कर वापस बेड तक आई। दिल में अजीब सी सनसनी छाई हुई थी। आज वो यहाँ से है अपने घर, कल वो वहाँ होगी इल्हान मलिक के घर। कितना अजीब होता है ना हम लड़कियों के साथ कि जिनका कोई अपना घर नहीं होता। पहले घर माँ बाप का होता है और फिर शोहर का घर। अपना घर। वो हथेली पर उंगली से यही बात दर्ज की जा रही थी जब बेचैनी और घुटन बढ़ गई तो उठकर पानी पीने के लिए रूम फ्रिज की तरफ गई जो खाली थी। वो बोतल वापस रखती खुद ही किचन से पानी लेने कमरे से बाहर निकल आई। आंखों में आई नमी बार बार इस रास्ते में नज़र आती चीज़ों को धुंधला रही थी। सीढ़ियों के पास जाकर इसने हथेली से आँख को ज़ोर से रगड़ डाला और झुके सर से जीने पर पहला कदम ही रखा था कि पाँव लड़खड़ा गया और इससे पहले कि वो गिरती वो मजबूत हाथों ने उसे वापस ऊपर की जानब खींचा। नबिहा इस सारी सिचुएशन में खौफज़दा और साकत सी सामने वाले की शर्ट को मजबूती से पकड़े इसके सीने से लगी अपनी धड़कनों को तदाल में ला रही थी और कुछ फासले पर पिलर की ओट में खड़े अहमद सियाल ने यह सीन बाखूबी अपने सेल फोन में कैप्चर कर लिया था। चंद मिनट बाद नबिहा खुद को कंपोज करती पीछे हुई और नज़रें उठाकर उस मसीहा को देखा जिसने इससे इतने बुरे तरीके से गिरने से बचाया था। वो भी उसे ही देख रहा था, महबूस सा बिना पलक झपके एक ट्रांस की कैफियत में।
ऐसी कैफियत जो झगड़ने की सलाहियत रखती है, और शायद वो इसी कैफियत में झगड़ा इर्द गिर्द से बेगाना नबीहा की गुलाबी चेहरे सुरनाक को देख रहा था। आप? नबीहा की सरगोशी पर मोहतशम होश में आता चौंका। हूँ, हाँ जी। वो बुखलाता जल्दी से नजरें झुका गया। आपका भाई कैसे हैं आप? नबीहा खुद को मुकम्मल तौर पर कंपोज कर चुकी थी। दिल की धक धक और गिरने का भी काफ़ी हद तक ज़ाहिर हो चुका था। राना आंटी बता रही थी शायद आप ना आ पाए शादी में। मैं आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत मसरूफ़ हैं, इसलिए काश मैं वाकई ना आ पाता। वो सर झुकाए नबीहा के पैरों को तके जा रहा था, जो गोल्डन और वाइट कॉम्बिनेशन की सैंडल में बहुत अच्छे और भले लग रहे थे। क्या हुआ? नबीहा ने मोहतशम के ये खामोशी पर इसकी झुकी नज़रों को देखकर पूछा। कुछ नहीं, आई एम फाइन जी। आना तो मुश्किल ही था, पर मुझे इस्लामाबाद में एक दो काम थे, इसलिए चक्कर लग गया, तो सोचा आपको भी शादी की मुबारकबाद देता जाऊं। वो अभी भी नज़रें झुकाई ही बात कर रहा था। दिल में खौफ था कि एक बार अगर नज़र उठ गई तो कैदी बनने में देर नहीं लगेगी, पर वो कैदी ही तो नहीं बनना चाहता था। थैंक्स। नबिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुबारकबाद का पर शुक्रिया अदा किया। मैं चलता हूँ फ्यूचर, वो जल्दी से कहकर बिना नबीहा का जवाब सुने जल्दी से सीढ़ियाँ लांघ गया। नबीहा ने पलट कर इसकी पुश्त को देखा। क्या ये वाकई वही मोहतशम इब्राहिम था जो कॉल पर शरारत से इसकी बातों को मजाक बनाता था? क्या वो उसे अजीब सा क्यों रिएक्ट कर रहा था? और बातें भी सारी नजरें झुका कर की। हैरत है, इतने कॉन्फिडेंट बंदे का ये रिएक्शन। वो वहीं खड़ी सोचों के घोड़े दौड़ा रही थी जब लहान की बहन इसके पास आ खड़ी हुई। इस तरह से स्टैचू बने क्यों खड़ी हो? लहान तो बाहर लॉन में है और तुम यहाँ इसकी सोचों में मगन खड़ी हो। सब ने शरारत से चिढ़ा। सी कोई बात नहीं है आपा, मैं तो बस पानी लेने निकली थी। मान लिया भाई, वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। लहान तो पहले ही तुम्हारा दीवाना है, कहीं तुम्हें देखकर आज ही रुख सीधा कह दे। क्यों समर? बिल्कुल आपा। समर ने मुस्कुरा कर अपनी बड़ी बहन के हाँ में हाँ मिलाई। आप लोग यहीं खड़ी हैं, अभी चलें? नबिया को लान में लेकर सब इंतज़ार कर रहे हैं। जी आ रही हैं। राना के नीचे से आई पुकार पर समन बुलंद आवाज़ में कहती नबीहा को थाम कर सीढ़ियाँ उतरने लगी। नबीहा प्यास से गले में उगते कांटों को नज़रअंदाज करती सर झुकाकर अपनी दोनों नंदों के साथ आगे बढ़ती चली गई। सुनसान सी सड़क पर गाड़ी साइड पर पार्क की। वो सर स्टीयरिंग पर गिराए बैठा था। ये क्या हुआ था इसके साथ अचानक? वो सोच भी नहीं सकता था। खुद को इतने मुहतात तरीके से लेकर चलने पर भी वो इस तरह एक छोटे से लम्हे की कैद में आ जाएगा। वो तो इस नाकचड़ी को पहले भी कई बार देख चुका था, फिर अब की बार ऐसा क्या हाथ था इसमें जो वो नहीं, मुझे खुद को इस लम्हे का कैदी नहीं बनने देना। वो किसी और की होने जा रही है। मोहतशम इब्राहिम, संभालो खुद को। वो अजब है वो अजब बेचैनी से सीने पर हाथ फेरता खुद को दिलासा दे रहा था, मगर दिल था कि काबू में ही नहीं आ रहा था। चंद मिनट बाद खुद को ढीला छोड़ते हुए मोहतशम ने लंबे लंबे सांस लिए, तो जैसे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही हो। फिर स्टीयरिंग से सर उठाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर सड़क पर आ गया। कुछ देर गायब धमाके से इधर उधर देखने के बाद वो मुड़ा और गाड़ी से पानी की बोतल निकाल लाया। पानी के चंद कतरे हथेली पर गिराकर मुंह पर मारे और चंद बूंद पानी अंदर डेलने पर उसे कुछ सुकून का एहसास हुआ। छोटे छोटे बूंद भरकर इसने पानी से भरी पूरी बोतल खाली की और बोतल साइड पर उछाल दी। उधर बोट के से अंदाज में फुटपाथ पर बैठकर सर हाथों में गिरा लिया। न जाने कितनी देर तक वो इसी जाविये में बैठा रहा। फिर उठकर इसने गर्दन को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाया। गाड़ी में बैठा और जान से गाड़ी भगा ले गया। इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो खुद को कंपोज कर चुका था। मैं जो यूं मर मिटा तुम पे इसलिए नहीं कि तुम हुस्न की मूरत हो। मैं जो यूं मर मिटा तुम पे इसलिए नहीं कि तुम हुस्न की मूरत हो, इसलिए कि तुम सादगी में भी क़यामत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।